सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लो विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने भारतीय साक्षी अधिनियम की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी और लेक्चर सीरीज का आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भारतीय साक्षी अधिनियम के। साथ ही हम लोग देखेंगे क्या कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं भारतीय साक्षी अधिनियम के। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको भारतीय साक्षी अधिनियम का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड कुछ मेन प्रिंसिपल्स बताए हैं। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपका भारतीय साक्षी अधिनियम के बाकी लेक्चर्स देखने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बेस है। वहीं से पढ़िए, पहले वो लेक्चर स्टार्ट करिए, तभी ये लेक्चर समझ आएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा पुराने वाले फर्स्ट लेक्चर का, ताकि आप एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ सको। तो चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, LLB BA LLB कर रहे हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे लेक्चर देखकर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर बात की जाए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भारतीय साक्षी अधिनियम के, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इट इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है भारतीय साक्षी अधिनियम का वो ये है कि जो साक्ष्य या एविडेंस के रिगार्डिंग डिफरेंट रूल्स थे, उन सभी को कंसोलिडेट करना, उन सभी को एकत्रित करना और जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करना एविडेंस को लेकर, ताकि फेयर ट्रायल हो सके। भारतीय साक्षी अधिनियम इसीलिए आया कि फेयर ट्रायल हो सके, इसके लिए कैसे कैसे एविडेंस लिए जाएंगे उसके रूल्स प्रोवाइड करना। इसके अलावा टू मेक लॉ ऑफ एविडेंस ऑन द लाइन ऑफ करंट सिनेरियो ऑफ द सोसाइटी। आपको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को लागू हुआ था। 1872 के बाद 2020, 21, 22, 23 तक इतना सोसाइटी चेंज हो गई है कि अब इंटरनेट आ गया है, वाईफाई आ गया है, मोबाइल फ़ोन आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। ये न्यू जो चीज़ें हैं, इन सभी के रिगार्डिंग एविडेंसेस में रूल्स नहीं थे। जो पुराना एविडेंस एक्ट था या जो रूल्स ऐड किए गए थे अमेंडमेंट के जरिए, वो बड़े ही धुंधले थे, एम्बिग्यूस थे, क्लियर नहीं थे, सिस्टमैटिक नहीं थे। इसलिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका पर्पज़ है कि जो एविडेंस का कानून है उसको सोसाइटी की करंट सिनेरियो के हिसाब से बनाना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नोट्स चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हमारे पास, डिटेल्ड में नोट्स आपको अच्छे से, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, LLB BA LLB कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276 इस पे मैसेज कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल में भी हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और आप हमारे इजी लैंग्वेज में खुद मेहनत से बनाए हुए 4-4, 5-5 रिसोर्सेज से इकट्ठा करके एक डाटा हमने जो तैयार किया है, हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है और टाइप भी अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट नेट से किया और हो गया, हमने खुद रिसर्च करके खुद हाथों से नोट्स बनाया है, फिर उसको टाइप करवाया हुआ है। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे हमसे इजी लैंग्वेज में और बहुत ही बढ़िया, एक तरह से एग्जाम में काम आने वाले। तो आप हमसे नोट्स भी बाय कर सकते हैं। दूसरा पर्पज़ ये है कि कानून को करंट सिनेरियो के हिसाब से बनाना। तीसरा है टू ओवरकम फ्रॉम डिफ़िकल्टीज अरोज ड्यू टू ओल्ड लॉ ऑफ एविडेंस इन द कंट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू अधिनियम। तो आपको पता है जो पुराना वाला लॉ था ना, उस पुराने वाले लॉ की वजह से बड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। बहुत जगह पे पुराना लॉ सोसाइटी के नीड के हिसाब से पूरा नहीं बैठ रहा था।
सही नहीं बैठ रहा था, स्टिक नहीं बैठ रहा था, इसलिए देयर वाज अ नीड टू ओवरकम द डिफिकल्टीज बाय इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू लॉज। दैट्स वाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाज इनैक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू ओवरकम द डिफिकल्टीज दैट वर क्रिएटेड बाय द एविडेंस एक्ट एंड टू मेक द लॉ एज पर द सिनेरियो ऑफ सोसाइटी। अगला है टू प्रोवाइड फॉर द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड टू सेव द टाइम ऑफ कोर्ट। देखो ना, आप खुद सोचो कि अगर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं होता तो कोर्ट का बड़ा टाइम वेस्ट होता। हर कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर हर कोई बात बोलता, हर कुछ बताता, चाहे वो रेलिवेंट होती नहीं होती किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एक विटनेस कोर्ट में गवाही देता कि वो खाता क्या है, पीता क्या है, रहता कैसे है, जिसका मर्डर हुआ उसके साथ उसका क्या ताल्लुकात था, वो क्या खाता था, वो क्या पीता, हर कुछ बंदा बकवास करता कोर्ट में आकर। लेकिन हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोर्ट का टाइम सेव करता है इस तरीके से कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलता है कि आपने जो सबूत देने हैं वो कभी केवल और केवल रेलिवेंट फैक्ट के देने हैं, जो जरूरी तथ्य हैं, जो सुसंगत तथ्य हैं, रेलिवेंट फैक्ट हैं, उनके आपने सबूत देने हैं। और वो रेलिवेंट फैक्ट क्या हैं? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 3 से लेकर 50 तक बता देता है। अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पर्पस ये है कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट है उसकी लिस्ट देना, उसकी लिस्ट प्रिपेयर करके देना लोगों को, ताकि जो लोग सबूत देंगे वो केवल और केवल उन्हीं फैक्ट्स के रिगार्डिंग सबूत दें और इररेलेवेंट बातें कोर्ट में ना बोलें। अगला है टू प्रोवाइड फॉर हाउ द फैक्ट्स विल बी प्रूव्ड। देखो, एक चीज रेलिवेंट है मान लीजिए सपोज, लेकिन वो रेलिवेंट चीज आप कोर्ट में प्रूव कैसे करोगे? बातों से बात प्रूव हो जाएगी। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि मैंने इससे जमीन खरीदी है, मेरे पास सेल डीड पड़ी हुई है, कोर्ट में केस चला हुआ है। एक व्यक्ति बोल रहा है मैंने जमीन बेची नहीं, एक बोल रहा है मैंने खरीदी है, वो जमीन मेरी है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर व्यक्ति बोल रहा है मेरी जमीन है मैंने खरीदी है, तो ये रेलिवेंट फैक्ट अगर है तो ये प्रूव कैसे होगा? जब प्रूफ की बात आती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमें ओरल एविडेंस के बारे में बताता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है, प्राइमरी एविडेंस की बात करता है, सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है, ये हमें प्रिजम्पशंस की बात करता है। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि प्रोवाइड करना कि हम किसी फैक्ट को प्रूव कैसे करेंगे। आगे है टू प्रोवाइड फॉर हु विल बी competent to testify। मान लीजिए कोर्ट में अब गवाहियां देने की बात आती है, सबूतों को टेस्टमनी देने के लिए लोग कोर्ट में आते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति जो कोर्ट में आ रहा है वो गवाही देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, यह हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। कौन गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है, कौन गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या बच्चा गवाही दे सकता है? क्या बूढ़ा गवाही दे सकता है? क्या वुमेन गवाही दे सकती है? क्या जज एक गवाह बन सकता है? क्या एक मजिस्ट्रेट केस में गवाह बन सकता है? क्या एक पत्नी पति के खिलाफ गवाह बन सकती है? क्या पत्नी पति के फेवर में गवाह बन सकती है? क्या पति पत्नी के फेवर में? ये सारी बातों का नॉलेज हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम देता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ऑब्जेक्टिव है कि यह बताना कि कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट है गवाही देने के लिए। टू प्रोवाइड फॉर द एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन फर्दर प्रोसेस। अब ये जो गवाह कोर्ट में आएंगे उनकी गवाहियाँ कैसे ली जाएंगी? पहले कौन गवाही लेगा? जो वकील अपने विटनेस को कोर्ट में बुला रहा है वो गवाही लेगा या दूसरा वकील पहले गवाही लेगा? फिर क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा? फिर री एग्जामिनेशन कैसे होगा? और क्या प्रोसेस रहेगा किसी गवाह को एग्जामिन करने का? ये बात हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पता चलती है। ये ऑब्जेक्टिव है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि इस चीज़ को क्लियर करना। आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। अब हम देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, जिसके ऊपर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बेस करता है। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आपको नोट्स चाहिए, एविडेंस एक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
इसी के नहीं, BNS हो गया, BNSS हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, हिंदू लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, या आपका कोई भी लॉ का सब्जेक्ट हो गया, आप डेफिनेटली हमारे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 का कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट हो गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बैच बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। जुडिशरी लेवल की तैयारी करवाने की हमारी कोशिश रहेगी विद ऑल डिटेल्स। तो आप ये बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं डिटेल शेयर कर दूंगा। अगर आप LLM के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो LLM की डेली क्लासेस हमारी चली हुई हैं। डेली शाम को अच्छे से पूरी क्लासेस को कवर किया जा रहा है, सिलेबस को कवर किया जा रहा है। ये LLM की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कार्डिनल प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात करूं भारतीय साक्षर नियम के, या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल है बेस्ट एविडेंस रूल। भारतीय साक्षर नियम इस तरह से बनाया गया है कि हर हालत में बेस्ट एविडेंस ही दिया जाएगा। बेस्ट एविडेंस रूल्स मीन्स इन अ केस इट इज ट्राइड टू प्रोवाइड अ बेस्ट एविडेंस देन अदर्स। अगर मान लो किसी केस में 4 एविडेंस हैं, तो जो बेस्ट है वही कोर्ट में लेकर आओ, ये जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो हमारा भारतीय साक्षर नियम है, ये यह बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्राइमरी एविडेंस है और उसका सेकेंडरी भी आपके पास अवेलेबल है, कोई आपके पास सेल डीड है, ओरिजिनल भी है, उसकी फोटोकॉपी भी है, तो आप बेस्ट एविडेंस दैट इज प्राइमरी, दैट इज ओरिजिनल, वो कोर्ट में लेकर आओ, ना कि उसकी कॉपी। कॉपी भी अलाउड हो जाएगी पर एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे जब प्राइमरी नहीं है, वो लॉस्ट हो चुका है, या प्राइमरी आपका किसी पार्टी के पास है, वो कोर्ट में नहीं आ रहा। तो भारतीय साक्षर नियम इस प्रिंसिपल पे बेस करता है कि हर हालत में बेस्ट एविडेंस देना है आपने। अगर बात की जाए आपकी, मान लो फॉर एग्जांपल ओरल एविडेंस की, तो ओरल एविडेंस के केस में जो आपका डायरेक्ट एविडेंस होता है ना, वो बेस्ट माना जाता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब है कि जिसने देखा है क्राइम होते हुए वो खुद कोर्ट में आके बोले कि उसने क्या देखा। जिसने सुना है कोई बात, वो खुद कोर्ट में आके बोले कि उसने क्या सुना। If something is giving the testimony before the court of law orally, it must be the testimony of a person who heard himself, who saw himself, who perceived himself something. I hope आपको समझ आ रहा होगा। जो ये बात बोली हुई है कि oral evidence must be direct, यह आपकी सेक्शन 55 में आपको देखने को मिलेगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। जो बात बोली गई है कि डॉक्यूमेंट को आपने प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करना है, सेकेंडरी एक्सेप्शनल केसेस में देना है, ये बात सेक्शन 59 में लिखी हुई है। तो भारतीय साक्ष्य नियम का ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। तो भारतीय साक्ष्य नियम का बेस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि हियरसे एविडेंस को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। हियरसे एविडेंस का मतलब होता है सुनाया सबूत। मान लीजिए ए ने बी को सी का मर्डर करते हुए देखा, ए ने आके मम्मी को बताया, मम्मी मैंने आज देखा बी ने सी का मर्डर किया। मम्मी ने अपनी सहेली को बताया, आज मेरा बेटा बता रहा था ऐसे हुआ। उसने जाके किसी और को बताया, ऐसा सा, अच्छा शर्मा जी की बेटी ने बोला, ठीक है ठीक है। और कोई व्यक्ति कोर्ट में गवाही देने आता है और बोलते जी मुझे उसने बताया, उसको उसने बताया, उसको उसने बताया, इट इज ए हियरसे एविडेंस। तो बेस्ट प्रिंसिपल जो है भारतीय साक्ष्य नियम का फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो ये है कि हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाएगा, एक केस में महत्व नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सुना एविडेंस लेके आता है, कोर्ट उसको नहीं महत्व देगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 55 के टॉपिक में। आगे आता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। तो भारतीय साक्ष्य नियम का एक प्रिंसिपल ये भी है कि जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगा कि उसने क्राइम किया है, उसको हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि वो इनोसेंट है, उसने क्राइम नहीं किया। और बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो प्रूव कर दे कि अक्यूज ने क्राइम किया हुआ है। ये भी प्रिंसिपल है हमारा भारतीय साक्ष्य नियम का। अगला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अपने ही अगेंस्ट गवाह बनने से प्रोटेक्शन दी गई है भारतीय साक्ष्य नियम में। भारतीय साक्ष्य नियम का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि एक व्यक्ति को आप उसी के अगेंस्ट गवाह नहीं बना सकते। इसके बारे में तो आपने आर्टिकल नंबर 20
के क्लोज 3 में पड़ा हुआ है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लोज 3 में बोला गया है कि एक व्यक्ति को उसी के अगेंस्ट आप गवाही देने को नहीं बोल सकते। जैसे मान लो मैं अक्यूज्ड हूँ, तो मुझे ये नहीं बोला जा सकता कि तुम बोलो तुमने क्राइम किया है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशन का कंसेप्ट ऐड किया गया है, जिसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति को आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि तुम मानो तुमने ही क्राइम किया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस भी करता है कि एक एक्यूज्ड जो अपराधी है उसको जबरदस्ती आप नहीं बोलोगे कि उसने अपराध किया है वो माने। मॉडर्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉग्निशन, देखो अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉग्निशन मिल गई है, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मान्यता मिल गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक प्रिंसिपल ये भी है कि जो ई एविडेंस है उनको मान्यता देनी। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, जैसे कोई फोटोग्राफ हो गया, कोई वीडियोग्राफी होगी, उसको महत्व देना, उसको मान्यता देनी, ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कार्डिनल प्रिंसिपल बन चुका है। और 6th पॉइंट है रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये प्रिंसिपल है कि आप कोर्ट में जो सबूत दोगे वो रेलिवेंट फैक्ट के सबूत दे सकते हो, जो फैक्ट रेलिवेंट है। कौन से फैक्ट रेलिवेंट है? सेक्शन 3 से लेकर 50 के बीच